हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन अलाइंग मूवमेंट। 1955 में नॉन अलाइंग मूवमेंट कंसेप्चुअलाइज हुआ था कोल्ड वार के बैकड्रॉप में। 2014 में नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और उसके बाद दो नॉन अलाइंग मूवमेंट का समिट होता है, वन इन 2016, अनदर इन 2019। दोनों को नरेंद्र मोदी ने मिस किया। जो लोग फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, उसके बारे में कमेंट करते हैं, उन्होंने कहा इंडिया ने नॉन अलाइंग मूवमेंट को डाउनग्रेड किया है क्योंकि कोल्ड वार के टाइम पे इसका फॉर्मेशन हुआ था। आज के टाइम इतना ये रिलेवेंट नहीं है। अभी हम डिस्कस करेंगे नॉन अलाइंग मूवमेंट क्यों कंसेप्चुअलाइज हुआ था, आज के टाइम पे वो रिलेवेंट है या नहीं है, और नॉन अलाइंग मूवमेंट ने क्या अचीव किया 1955 टिल नाउ। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं बैकग्राउंड में, प्राइम मिनिस्टर और ये स्क्रीन में वर्ल्ड के लीडर्स हैं। नॉन अलाइंग मूवमेंट का वर्चुअल समिट हुआ था 4 मई 2020 को, उसका ये पिक्चर है जहां पे लीडर्स ने डिस्कस किया कैसे कोरोना वायरस के साथ हम जॉइंटली फाइट कर सकते हैं। अगर किसी कंट्री के पास मेडिकल रिसोर्सेज नहीं है कोरोना वायरस के साथ फाइट करने के लिए, हम कैसे उसको हेल्प कर सकते हैं। आउटलाइन वर्चुअल समिट नॉन अलाइंग मूवमेंट 2020 4 मई 2020 को हुआ था। क्या था नॉन अलाइंग मूवमेंट को क्रिएट हमने क्यों किया था, क्या है नॉन अलाइंग मूवमेंट, उसके फाउंडर कौन है, नॉन अलाइंग मूवमेंट का अचीवमेंट क्या है टिल डेट, क्यों नॉन अलाइंग मूवमेंट फेल हुआ, एंड क्या वो रेलिवेंट है अभी के प्रेजेंट टाइम में। वर्चुअल समिट का थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड 19। कोविड 19 कोरोना वायरस का नाम है। कैसे कोरोना वायरस के साथ हम जॉइंटली फाइट कर सकते हैं क्योंकि ये एक मेडिकल थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के ऊपर और सारी जो कंट्रीज है वो इसके साथ फाइट कर रही है। क्यों अभी वर्चुअल समिट हमने ऑर्गेनाइज किया था, बिकॉज फिजिकल अभी मूवमेंट नहीं हो सकता। ऑब्वियस रीजन है कोरोना वायरस की वजह से। ये ऑनलाइन मीटिंग था नॉन अलाइंग मूवमेंट कॉन्टैक्ट ग्रुप का, और इसको चेयर किया था, इसको होस्ट किया था नॉन अलाइंग मूवमेंट के करंट चेयरमैन और अजरबैजान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट इल्हाम अलीवेव। नैम वर्चुअल समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, तो उनके पूरे स्पीच में से 4 मेजर एस्पेक्ट थे जो मैंने पिक करके यहाँ पे रखा है। फर्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ने कहा अभी पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से फाइट कर रहा है। कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा चैलेंज लेके आया है, हेल्थ इमरजेंसी पूरे वर्ल्ड के लिए। सो सारे कंट्री उसके साथ फाइट कर रहे हैं, बट कुछ कंट्री है जो टेररिज्म एंड फेक न्यूज को प्रोपोगेट कर रहा है। ये इनडायरेक्ट डिक था पाकिस्तान की तरफ। प्राइम मिनिस्टर ने नाम नहीं लिया, बट पाकिस्तान की तरफ इनडायरेक्ट डिक था क्योंकि 3 मई 2020 को नॉर्थ कश्मीर के अंदर हंडवारा एक रीजन है, वहां पे एक टेररिस्ट अटैक होता है और 4 सिक्योरिटी फोर्सेस का डेथ हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं। देन सेम 3 मई को भी होता है और वहां पे भी डेथ हो जाता है। तो 3 मई, 4 मई, 3 मई को 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का डेथ हो गया, 4 मई को 3 जवानों का डेथ हो गया। और पूरे 2020 में देखें तो 1400 सीज फायर वोलेशन हुआ है, एंड मार्च 2020 में अकेले देखें तो अराउंड 450 सीज फायर वोलेशन हुआ है। सो ये डायरेक्टली इंडिया को परेशान करने के लिए पाकिस्तान टेररिज्म यूज कर रहा है। दूसरा, गल्फ रीजन के अंदर इंडिया एंड गल्फ कंट्रीज के बीच में फेक न्यूज स्प्रेड करके और उनके बीच में गैप इंक्रीज करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ गलत इंफॉर्मेशन वहां पे स्प्रेड किया। एक गलत इंफॉर्मेशन था इंडिया माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट कर रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज का ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा। तो पाकिस्तान टेररिज्म एंड फेक न्यूज को यूज कर रहा है इंडिया को परेशान करने के लिए, इंडिया और उसके फ्रेंडली कंट्रीज के बीच में रिलेशन खराब करने के लिए। तो ये पाकिस्तान की तरफ इनडायरेक्ट डिक था। सेकेंड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कोरोना के टाइम पे, यूएस चाइना को एक्यूज कर रहा है, लाइक कोरोना वायरस स्प्रेड करने में चाइना का रोल है, चाइना उसको रिटेलिएट कर रहा है। सेकेंड, चाइना वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री को पीपीई किट दे रहा है या फिर टेस्टिंग किट दे रहा है, और उसमें क्वालिटी का बहुत सारा कंसर्न है। तो प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा कि आफ्टर कोरोना वायरस हमें एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर को बनाना चाहिए जो फेयरनेस, इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी पे बेस हो। वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन,
ग्लोबल इशू वहाँ पे डेवलपिंग कंट्री का भी से हो, लाइक यूएनएससी के अंदर डेवलपिंग कंट्री का भी रोल इंक्रीज हो, सेम आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, डब्ल्यूएचओ में डेवलपिंग कंट्री का रोल इंक्रीज हो। और ग्लोबल इशू लाइक इंटरनेट गवर्नेंस है, टेररिज्म है, क्लाइमेट चेंज है, ट्रेड वार है, वहाँ पे डेवलपिंग कंट्री का से इंक्रीज हो। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस परमानेंट मेंबर है, जिसका टोटल पॉपुलेशन अराउंड 6.8 करोड़ है। तो ये वर्ल्ड का 1% पॉपुलेशन को फ्रांस रिप्रेजेंट करता है। इंडिया वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इंडिया यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं है। सो इंडिया में अगर कोई ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम अराइज होता है, उसके बारे में फ्रांस डिसाइड करेगा। नाउ आप इमेजिन करो, 1% पॉपुलेशन वाला कंट्री डिसाइड करेगा 18% वाले पॉपुलेशन कंट्री को क्या करना चाहिए। तो ये एक अनफेयर सा वर्ल्ड ऑर्डर है। सो पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड ऑर्डर फेयरनेस, इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी पे बेस होना चाहिए। नंबर थर्ड, प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, आप एक हेल्थ कैपेसिटी बिल्ड करो डेवलपिंग कंट्रीज में जो अफोर्डेबल हो, क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करे और वो एक्सेसिबल हो, सबके रीच के अंदर हो। क्योंकि अभी हम इंडिया को इंक्लूड करें, दूसरे कंट्रीज में भी देखें, तो वहाँ पे पब्लिक हेल्थ बेटर क्वालिटी का नहीं है, या पब्लिक हेल्थ का कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। तो कैसे उसके कैपेसिटी को ऑगमेंट किया जाए। लास्ट, नैम कंट्रीज को अपने एक्सपीरियंस को, अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को, क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को, रिसर्च एंड रिसोर्सेज को पूल करना चाहिए, ताकि दूसरे कंट्री सीख पाए। जैसे किसी और कंट्री में कोई अच्छी प्रैक्टिस हो रही है कोरोना वायरस के साथ फाइट करने के लिए, तो दूसरे कंट्री इससे सीख के और वो अपने कंट्री में कस्टमाइज सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर के स्पीच का एसेंस था जो उन्होंने नैम वर्चुअल समिट 2020 4 मई को कहा था। कंक्लूजन इस समिट का हुआ, उसमें क्या कहा गया, तो उसमें एक डिक्लेरेशन एडॉप्ट किया गया और उस डिक्लेरेशन में कहा गया कि हमें इंटरनेशनल सॉलिडारिटी दिखाना चाहिए इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। मींस सारे कंट्रीज को मिलकर यूनाइटेड होकर कोविड-19 के साथ फाइट करना चाहिए। और एक टास्क फोर्स का क्रिएशन हुआ, जो टास्क फोर्स मेंबर कंट्रीज के नीड को आइडेंटिफाई करेगा और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो ये था नैम वर्चुअल समिट 2020। नाउ नैम को क्रिएट क्यों किया गया था? 1955 में नैम को क्रिएट किया गया था युगोस्लाविया के सर्बिया प्रोविंस में, बेलग्रेड करके सिटी था, वहां पे एक समिट हुआ था एंड इसको हमने क्रिएट किया था। क्यों क्रिएट हमने किया था? उस समय एशिया एंड अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज कॉलोनीज थी यूरोपियन कंट्रीज की, तो उनका डीकोलोनाइजेशन हो पाए। अब कॉलोनीज क्या होता है, जैसे 1947 से पहले इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी था। ब्रिटेन इंडिया के ऊपर रूल कर रहा था, इंडिया को सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो डीकोलोनाइजेशन मींस इंडिया सोवरेन हो जाएगा, इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अपने डिसीजन खुद ले पाएगा। जब आप किसी की कॉलोनी होते हैं तो आपके बिहाफ पे डिसीजन कोई और लेता है। तो डीकोलोनाइजेशन एशिया एंड अफ्रीका में फैसिलिटेट करने के लिए नैम का क्रिएशन हुआ। सेकेंड, नेशन उनको इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए भी नैम ने उनको हेल्प किया। लाइक इंडिया भी ब्रिटेन का कॉलोनी है, तो ब्रिटिशर इंडिया से चले भी जाते हैं तो भी उनका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस, सोशल इन्फ्लुएंस काफ़ी जाता है। उसका मैं अगर एग्जांपल आपको बताऊं, इंग्लिश लैंग्वेज को आप देखो, ब्रिटिशर इंडिया से चले गए, उसका 75 ईयर्स हो गया, बट आज भी हम इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे देखते हैं? स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं। अगर किसी को इंग्लिश आता है तो हम उसको इंटेलिजेंट कंसिडर करते हैं, नहीं आता है तो हम उसको नहीं कंसिडर करते। तो इंग्लिश अब एक स्टेटस सिंबल हो गया है, जबकि ये ऐसा होना चाहिए, इंग्लिश जस्ट अनदर लैंग्वेज है। आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलते हैं, ओके कोई बात नहीं, आप गुजराती भी फ्लुएंटली बोलो, मराठी भी फ्लुएंटली बोलो। तो इंग्लिश इंटेलिजेंस को जज करने का एक पैरामीटर हो गया। अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में या दुनिया के दूसरे रीजन में कुछ इंडिपेंडेंट स्ट्रगल हो रहा था डेमोक्रेसी के लिए या फिर रेसिज्म के अगेंस्ट, तो उसको भी नैम ने सपोर्ट किया। तो ये 3 गोल था नैम का। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1945 में। उसके बाद 2 ब्लॉक बन जाते हैं। तो एक ब्लॉक को लीड करता है यूएस, दूसरे ब्लॉक को लीड करता है यूएसएसआर।
यूएसएसआर मीन्स सोवियत यूनियन, और रशिया उसका मेजर कंट्री था, और यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पॉलिटिकल फिलॉसफी था कैपिटलिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो प्रमोट करता था। यूएसएसआर का पॉलिटिकल फिलॉसफी था सोशलिज्म। तो यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री था, यूएसएसआर सोशलिस्ट कंट्री था। सोशलिस्ट कंट्री अगर शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, विच मीन्स जहां पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है इकोनॉमी के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। और कैपिटलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे गवर्नमेंट मोर और लेस फ्री होता है, एक लिबरल कंट्री होता है। जो कंट्री यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे उनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कहा गया। जो लोग यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे, उसके एलाइज थे, उनको सेकेंड वर्ल्ड कंट्री कहा गया। नाटो एक मिलिट्री ग्रुपिंग था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यूएस इसको लीड कर रहा था। एंड वार्शो पैक्ट, ये भी एक मिलिट्री पैक्ट था, यूएसएसआर इसको लीड कर रहा था। अब ये दो मेजर ब्लॉक हैं, कुछ कंट्री यूएस को सपोर्ट कर रही थी, कुछ कंट्री यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी। इन दोनों के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। कोल्ड वार को आप कैसे डिफाइन करेंगे? से यूएस और रशिया दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, एनिमी हैं, पर वो डायरेक्टली एक दूसरे को अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को अटैक करते हैं तो दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, और अगर वो न्यूक्लियर वेपन को यूज करेंगे तो दोनों को नुकसान होगा। ऐसा कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन से अगर कोई वार होगा, उसमें कोई भी विनर नहीं है, सबको लॉस होगा उसका। तो ये लोग क्या करते हैं कि हॉट वार नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ डायरेक्टली फाइट नहीं करते हैं, बट एक दूसरे को एम्बैरस करने के लिए, एक दूसरे को लेग पुल करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। जैसे यूएस ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, यूएसएसआर भी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। यूएस एक मिसाइल डेवलप करेगा तो यूएसएसआर भी डेवलप करेगा। सो कोल्ड वार मीन्स डायरेक्टली कन्फ्रंट्रेशन में नहीं आते हैं, अपने एलाइज, अपने प्रॉक्सी के थ्रू कन्फ्रंट्रेशन में आते हैं। अब 1955 में कुछ कंट्रीज को ऐसा लगा कि नहीं, हमें यूएसए को भी सपोर्ट नहीं करना है, यूएसएसआर को भी सपोर्ट नहीं करना है, हमें एक न्यूट्रल रहना है। और जिन कंट्री ने ऐसा डिसाइड किया हमें न्यूट्रल रहना है, उन्होंने नॉन अलाइंग मूवमेंट का फॉर्मेशन किया। आज नॉन अलाइंग मूवमेंट में अप्रोक्सीमेटली 120 कंट्रीज है। यूनाइटेड नेशन के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सो जो लोग नॉन अलाइंग मूवमेंट में जो कंट्रीज थे, उनको हमने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो यूएस को सपोर्ट कर रहे थे, सेकंड वर्ल्ड कंट्री जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे, एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो न्यूट्रल थे नॉन अलाइंग मूवमेंट में, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। टाइमलाइन देखें नॉन अलाइंग मूवमेंट का। 1955 में बांडुंग एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस होता है, जहां पे वर्ल्ड के लीडर्स मिलते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं, एसेस करते हैं वर्ल्ड इशू को। उसके बाद जॉइंट पॉलिसी लेके आते हैं कि अभी इंटरनेशनल रिलेशन को हम कैसे कैरी ऑन करेंगे। हम 5-6 जो कंट्री है, सब लोग मिलके कैसे हम अपने जॉइंट पॉलिसी को कैरी ऑन करेंगे। यहाँ पे 10 प्रिंसिपल ऑफ बांडुंग आया, जो बाद में प्रिंसिपल बन गया नैम का। 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस होता है। बेलग्रेड सिटी है सर्बिया प्रोविंस इन यूगोस्लाविया। अब यूगोस्लाविया कंट्री नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज में ये डिवाइड हो गया है। सर्बिया में या डिफरेंट कंट्रीज में, कोसवो में ये डिवाइड हो गया है। तो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 में होता है। ये फर्स्ट समिट नॉन अलाइंग मूवमेंट का होता है, और इसके ज्योग्राफी को ये वाइडन अप करते हैं। मोर देन 20 हेड ऑफ स्टेट बेलग्रेड समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। 1970 से 1980 बहुत डोमिनेंट पोजीशन पे होता है नॉन अलाइंग मूवमेंट, आप कह सकते हो पीक पे होगा। और इंसिडेंटली यही टाइम था जब कोल्ड वार भी पीक पे था। तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया हम इंटरनेशनल न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर डिसाइड करेंगे। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, हम उनको बताएंगे हाउ दे कैन यूज देयर वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे इंडिया में कोल है, ब्रिटिशर आके उसको माइन करते हैं, तो वो तो अपने फायदा के लिए करेंगे। तो नैम सारे डेवलपिंग कंट्री को कहेगा कि आपके पास ये रिसोर्सेज है, ये वेल्थ है, आप इसको कैसे अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर पाओगे। देन इकोनॉमिक इमेंसिपेशन ऑफ साउथ। जब हम नॉर्थ वर्ड यूज करते हैं, उसका मतलब होता है डेवलप कंट्री,
और साउथ वर्ड यूज करते हैं जिसका मतलब होता है डेवलपिंग कंट्रीज। सो डेवलपिंग कंट्रीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ये भी इनका एजेंडा था। तो 1970 से 1980 के बीच में नॉन अलाइंग मूवमेंट ने काफी अच्छा काम किया था। देन 1990 में कोल्ड वार खत्म हो जाता है। अब कोल्ड वार एक सोल रीजन था, और आप कह सकते हो वन ऑफ द मेजर रीजन था नॉन अलाइंग मूवमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। जब कोल्ड वार ही खत्म हो जाता है तो नॉन अलाइंग मूवमेंट का रेलिवेंस क्या रहा? पहले तो ऐसा था कि हम अलाइन नहीं करेंगे यूएसएसआर ब्लॉक के साथ, अलाइन नहीं करेंगे यूएस ब्लॉक के साथ। बट अब यूएसएसआर ब्लॉक ही डिसइंटीग्रेट हो गया, तो अब नॉन अलाइनमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। तो 1990 के बाद नॉन अलाइन मूवमेंट थोड़ा वीक हो गया, बिकॉज अब इसका कोई पर्पस ही नहीं है, और जब पर्पस नहीं है क्यों इसको हम रखेंगे? नॉन अलाइन मूवमेंट के फाउंडिंग मेंबर्स 1955 में जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, गमल अब्देल नसीर फ्रॉम इजिप्ट एंड जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया, ये तीनों फाउंडर मेंबर्स थे नैम के। उसके बाद क्वामे नुक्मा घाना, अहमद सुकरानो इंडोनेशिया, इन लोगों ने हेल्प किया नैम को एक्सपांड करने के लिए। तो ये 5 लीडर को, ये फोटो है 1961 बेलग्रेड समिट का, और इन 5 लोगों को कहा जाता है कि दे आर फाउंडिंग फादर्स ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट। नैम है क्या? बांदुंग प्रिंसिपल 1955 में बेलग्रेड समिट में आइडेंटिफाई किया गया था। ये बिगेस्ट ग्रुपिंग है आउटसाइड यूनाइटेड नेशन, 120 कंट्री का ग्रुपिंग है फ्रॉम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है। आप ये मैप देखो, ब्लू कलर से जहाँ पे शेड है वो कंट्री नैम के मेंबर्स हैं। सो ऑलमोस्ट लैटिन अमेरिका, डेट इज साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया इसके मेंबर्स हैं। 18th नैम समिट 2019 में हुआ था, बाकू सिटी इन अजरबैजान। अजरबैजान अभी करंट चेयरमैन है। ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, समवेयर यहाँ पे लाई कर रहा है। सो अजरबैजान ये अभी चेयरमैन है नॉन अलाइंग मूवमेंट का। नॉन अलाइंग मूवमेंट का अचीवमेंट क्या था? फर्स्ट, इसने बहुत सारे एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को हेल्प किया फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस अचीव करने में। जब कोल्ड वॉर अपने हाइट पे था, एक साइड यूएसएसआर था, दूसरी साइड यूएस था, तो इन्होंने वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट किया था। कितनी बार तो ऐसा हुआ था कि यूएसएसआर एंड यूएस दोनों वॉर के वर्ज पे आ गए थे, एंड नॉन अलाइंग मूवमेंट के कंट्रीज ने इनके बीच में टेंशन को उन्होंने कम किया था। तो वर्ल्ड एंड पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट, ये एक ऐसे बफर की तरह एक्ट करते थे ये दोनों ग्रुप के बीच में। कोल्ड वॉर को एंड करने में इनका क्रूशियल रोल था। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इन्होंने एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया कि आप खुद अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी कर सकते हो विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी ऑफ द ब्लॉक, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ यूएसएसआर, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ अमेरिका, आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। डेवलपिंग नेशन को इन्होंने वॉइस दिया इन ग्लोबल बॉडी लाइक G77, लाइक यूनाइटेड नेशन, जहां पे डेवलपिंग कंट्री अपने कंसर्न को बता पाएंगे और उस कंसर्न के ऊपर वर्क होगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां पे डेवलपिंग नेशन अपने व्यूज प्रेजेंट कर सकते हैं ग्लोबल इशू के ऊपर। क्लाइमेट चेंज के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, ट्रेड वार के बारे में क्या सोच रहे हैं, टेररिज्म के बारे में क्या सोच रहे हैं। और ये काफी वाइड रिप्रेजेंटेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन था। लैटिन अमेरिकन कंट्री, एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, कंट्रीज के अंदर भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज, निग्रो डोमिनेटेड कंट्रीज, क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज, सो काफी हेट्रोजीनियस ये ग्रुपिंग था। नैम फेल क्यों होता है? जब कोल्ड वॉर खत्म होता है, पोस्ट कोल्ड वॉर, उसके बाद यूएस का डोमिनेंस स्टार्ट हो जाता है वर्ल्ड के ऊपर। एटलीस्ट आप कह सकते हो 1990 से लेके 2008 तक। 2008 में यूएस के अंदर रिसेशन आता है, तब यूएस का वर्ल्ड में डोमिनेंस कम हो जाता है। इस 18 ईयर के पीरियड में यूएस वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। तो अब वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया। पहले वर्ल्ड बाइपोलर था 1945 से 1919, क्योंकि दो ग्रुप थे। वर्ल्ड के अंदर जब एक ही पावर होगा तो बाय डिफॉल्ट आपको उसके साथ अलाइन करना ही पड़ेगा। जब दो पावर हैं तब आप नॉन अलाइन कर पाओगे, लेकिन अब तो एक ही पावर है। तो पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड यूनिपोलर हो गया, तो नॉन अलाइनमेंट का उतना
उतना नहीं रहा रेलिवेंस। सेकेंड, कंट्रीज के अंदर भी इंटरनल डिफिकल्टीज एंड कन्फ्लिक्ट है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कुछ निग्रो कंट्रीज है, कुछ अरब कंट्रीज है, कुछ मुस्लिम्स कंट्री है, कुछ क्रिश्चियन कंट्री है, कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे डिक्टेटर है, कहीं पे कोई मोनार्की रूल कर रहा है, कहीं पे कोई रिलीजियस लीडर रूल कर रहा है। तो उनके अंदर भी खुद कन्फ्लिक्ट था, डिफिकल्टी था, हेट्रोजेनिटी था। तो वो कभी वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म पे कभी भी एक साथ नहीं आ पाए किसी भी इशू के ऊपर। उनके अंदर भी डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज था, लाइक क्लाइमेट चेंज को लेके, ग्लोबल पॉलिटिक्स को लेके, टेररिज्म को लेके। जो नैम प्रिंसिपल था उसका एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये था, हम एक्सप्लोटेशन को काउंटर करेंगे, क्योंकि कॉलोनियल कंट्री है, से ब्रिटिशर इंडिया में है और ब्रिटिशर इंडिया को एक्सप्लॉइट करते हैं, तो हम उसको काउंटर करेंगे। तो ये नैम का एक सिग्निफिकेंट प्रिंसिपल था। लेकिन जोसेफ टिटो जो फाउंडिंग फादर थे नैम के और यूगोस्लाविया के लीडर थे, उनके ऊपर काफ़ी एक्सप्लोटेशन के चार्ज लगे और ऐसा कहा गया कि वो डिक्टेटर की तरह वर्क करते हैं। सीरिया मेंबर है नैम का, और अभी सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असाद वो सीरिया में क्या कर रहे हैं ये हम सबको पता है। तो जिस प्रिंसिपल पे नैम बना, उस कंट्री के लीडर आज उसी को ऑनर नहीं कर रहे हैं, तो नैम तो फेल होना ही है। इसका आप एग्जाम्पल ये ले सकते हो, 17th समिट 2016 में, 18th समिट 2019 में, इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इससे पहले सिर्फ चरण सिंह, इन्होंने मिस किया था 6th समिट 1979 को, और वो भी उस समय केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए वो नहीं गए थे। तो इंडिया ने नैम नॉन अलाइंग मूवमेंट है, और उसके समिट को आप कह सकते हो इंडिया ने कभी ऑफिशियली कहा नहीं, बट उन्होंने उसको डाउनग्रेड कर दिया है। क्या नैम रेलिवेंट है अभी के प्रेजेंट टाइम में? यस, वो रेलिवेंट है। क्यों? 120 कंट्रीज के लीडर्स एक जगह पे मिलते हैं, वो पॉलिटिकली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ग्लोबल इशू के ऊपर, वो प्रमोट कर सकते हैं मल्टीलेटरलिज्म को। अभी आप देख रहे हो यूएस वर्सेस चाइना प्लस रशिया, चाइना एंड रशिया एक साइड है, दूसरे साइड यूएस है, उनके बीच में कितना कन्फ्लिक्ट है। यूएस ने अफगानिस्तान पे जब अटैक किया, इराक पे अटैक किया, या चाइना के ऊपर सैंक्शन इम्पोज किया, ईरान के ऊपर सैंक्शन इम्पोज किया, तो ये यूएस ने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया। तो अभी यूएस क्या करता है कि कोई भी डिसीजन ले लेता है, फिर ग्लोबल बॉडी में जाके बाद में डिस्कस करता है। तो नैम यूएस के यूनिलैटरल एक्शन को भी चेक कर पाएगा, जस्ट लाइक अफगानिस्तान, इराक या ट्रेड वार, ईरान के अगेंस्ट उसने सैंक्शन किया। ये न्यू कॉलोनियलिज्म को काउंटर कर पाएगा। जैसे आप कहोगे कि नैम कॉलोनियलिज्म को काउंटर करने के लिए आया था, बट अब कॉलोनियलिज्म तो है नहीं, तो अब नैम क्या करेगा, लेकिन अब अलग फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म है। पहले ब्रिटिशर इंडिया में थे, इंडिया में डायरेक्टली रूल कर रहे थे, पॉलिटिकल अथॉरिटी उनके पास है। अब पॉलिटिकल अथॉरिटी उनके पास नहीं है, बट उनके मल्टीनेशनल कंपनी लाइक गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, उसके थ्रू वो इंडिया को रूल करते हैं। तो इसको नियो कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। आपको किसी कंट्री के अंदर मिलिट्री लेके नहीं जाना है, अपने पॉलिटिकल अथॉरिटी लेके नहीं जाना है, फिर भी आप चाहो तो उस कंट्री को रूल कर सकते हो। तो नियो कॉलोनिज्म को ये काउंटर करेगा। अफ्रीका में आप देखो उनके रिसोर्सेज को लूट रहे हैं, और अफ्रीका ही गरीब है। अफ्रीका के पास रिसोर्सेज, उस रिसोर्स से यूरोप और अमेरिका अमीर हो रहा है, एंड अफ्रीका ही गरीब है। ये साउथ साउथ कॉपरेशन को प्रमोट करेगा बिटवीन डेवलपिंग नेशन ऑफ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म आफ्टर यूनाइटेड नेशन। क्यों ये रेलिवेंट नहीं है अभी के प्रेजेंट टाइम में? नॉन अलाइंग मूवमेंट इसका नाम है, बट आप प्रेजेंट देखोगे तो इस कोई नॉन अलाइनमेंट आपको दिखेगा नहीं। जैसे पाकिस्तान है, वो चाइना का क्लाइंट स्टेट है, आप कैसे कह पाओगे कि पाकिस्तान नॉन अलाइंग है? पाकिस्तान नॉन अलाइंग मूवमेंट का मेंबर है, बट वो चाइना का क्लाइंट स्टेट है। सऊदी अरेबिया यूएस का क्लाइंट स्टेट है, या यूएस का एलाइज है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो ये भी तो अलाइंग है। ईरान कंप्लीट यूएस का एंटी है, रशिया उसको सपोर्ट करता है। तो वर्ल्ड में अभी बहुत कम कंट्री है जो रियली नॉन अलाइंग है, बाकी सब एक या दूसरे के साथ अलाइंग है, और ऑपोजिट पार्टी को वो अटैक करते हैं, ऑपोजिट पार्टी को एम्बैरेस करते हैं। तो जब जो मेंबर्स कंट्रीज है वही नॉन अलाइंग मूवमेंट के प्रिंसिपल को अपहोल्ड नहीं करते हैं, तो फिर कैसे ये मूवमेंट रेलिवेंट रह पाएगा? सेकंड, शेखर गुप्ता
एक कमेंटेटर है, न्यूज़ कमेंटेटर है, उन्होंने ऐसा कहा था कि नैम के अंदर आप कंट्रीज को देखेंगे तो दे आर लाइक बंच ऑफ लूजर। उसके अंदर जो कंट्रीज हैं वो उन्होंने कुछ बहुत सिग्निफिकेंट अचीव नहीं किया एक्सेप्ट 1 or 2 कंट्रीज। इंडिया का वो आप एक्सेप्शन निकाल सकते हो, इंडिया ने सिग्निफिकेंटली अचीव किया, बट लुक एट अदर कंट्री, इजिप्ट है, घाना है, सर्बिया है, पाकिस्तान है, एटसेट्रा। ये सारे कंट्री दे आर लाइक बंच ऑफ लूजर। सो ये पुअर कंट्रीज हैं, ये फेल्ड स्टेट है, अपने कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसको प्रमोट नहीं कर पाते हैं। तो जब ये खुद फेल हो गए हैं, ये खुद वीक हैं, तो ग्लोबल लेवल पे कोई इनको क्यों सीरियसली लेगा। वीक कंट्री चाहे वो अकेले हों या वो ग्रुप में हो, दे आर वीक ओनली। और स्ट्रॉन्ग कंट्री वो अकेला है तो भी इन सब पे भारी पड़ेगा। इसलिए प्रेजेंट टाइम पे जो नॉन अलाइंग मेंबर के कंट्रीज हैं, जब तक उस प्रिंसिपल को वो अपहोल्ड नहीं करेंगे जिस प्रिंसिपल से नॉन अलाइंग मूवमेंट का ओरिजिन हुआ था, लाइक एक्सप्लोटेशन को रोकना है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है, हमारा फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना है, तब तक उनका रेलिवेंस नहीं रहेगा और धीरे धीरे टाइम के साथ वो फेड अवे हो जाएंगे, बिकॉज वो यूटिलिटी अपना लूज कर जाएंगे। So this was all about NAM नॉन अलाइंग मूवमेंट। लेक्चर को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, इसके बारे में कुछ डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं, हम ट्राई करेंगे उसको एड्रेस करने का। थैंक यू एंड गुड डे।